रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है नाज़रीन। 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज आ गए हैं और पूरे मुल्क के तज्ज़िया निगारों को हैरत में डाल दिया है। हत्ता कि जो एग्ज़िट पोल आए थे उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो भी औंधे मुँह गिर पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की हुई कि जिस कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 3-1 से लीड हासिल करेगी, उसको मायूसी हाथ लगी है और 3-1 के बजाय 1-3 का मामला हो गया है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की लहर है और बीजेपी इन रियासतों में अपना तसल्लुत खो देगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या कांग्रेस भ्रम में थी? क्या वो कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला थी? या बीजेपी की ने बहुत ही सलीक़े के साथ अपनी कैंपेन चलाई और इन नताइज के बाद इस मुल्क की कौमी सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर से 2024 पर इन नताइज का क्या असर होगा? इन जैसे सवालों का जवाब लेने के लिए हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब के पास हैं और आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नताइज आए हैं, इन नताइज ने आपको भी यकीनन हैरत में मुब्तला किया होगा या अफसोस हुआ है आपको? देखिए, असल में इन नताइज में यकीनन इसने हैरत में मुब्तला तो ज़रूर किया है, इसलिए कि हमारा अंदाज़ा ये था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी पावर को रिटेन करेगी, उसकी सीटें कम होंगी, लेकिन वहाँ अपना पावर रिटेन करेगी। राजस्थान के बारे में हम महसूस ये कर रहे थे कि वहाँ पे टफ फाइट होगी और बीजेपी लीड करेगी। अलबत्ता मध्य प्रदेश के सिलसिले में जो खबरें आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस वहाँ पे स्मूथली सेल कर जाएगी। लेकिन चंद बातें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूरा हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। वो मंदिरों से शुरुआत करना और ऐसे लोगों को जो हेट स्पीचेस देने में यानी इन्वॉल्व रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल बोलते रहे हैं, उन लोगों को अपनी स्टार कैंपेनिंग के अंदर शामिल करना और फिर ये दिखाने की कोशिश करना कि साहब हम भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने में ही इंटरेस्टेड हैं, और राम मंदिर के मसले पे ये क्लेम करना कि साहब ये जो कुछ मंदिर का मामला हुआ है उसमें हमारा बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तक पहुंचाने में। तो इसने, और फिर दूसरी बात ये थी कि राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो राजस्थान में जिस तरह से लिंचिंग के वाक़यात हुए, यानी पहलू खां से लेकर नासिर और जुनैद तक, उस पर जो ढुलमुल रवैया रहा गहलोत सरकार का, और जो ट्रेन के हादसा हुआ और खुद एक शख्स जो है राजस्थान से ही मारा गया, उसके साथ जो रवैया किया, तो मुसलमानों में भी थोड़ी सी यानी कांग्रेस से एक तरह से बदगुमानी की कैफियत थी। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि इस पूरे मसले के अंदर लोग मध्य प्रदेश में जो वहाँ की सरकार ने जो वेलफेयर स्कीमें चलाई थी उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। एक तो वेलफेयर स्कीमें जो यानी ख़वातीन के लिए लाडली स्कीम, और किसानों के लिए भी ऐसी कई स्कीमें इन्होंने चलाई थी। दूसरी बात ये थी कि पिछले कई सालों से वहाँ जो सरकार का रवैया मुसलमानों के सिलसिले में बहुत ही यानी जारहाना था, और वो यानी आप जाइए इंदौर के अंदर लिंचिंग के वाक़यात हुए, उस पर सरकार का रवैया बहुत ही बिल्कुल उसके बरक्स था। इसके बाद हम देखते हैं खरगोन के अंदर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। खरगोन एक ऐसा सिटी है इंदौर के बाद में जहाँ पे मुसलमानों का बिज़नेस यानी फ्लोरिश कर रहा था, और वहाँ पर जो यानी बेकरीज़ है, वो कई बेकरीज़ मुसलमानों की थी, जिससे कि पूरे मुल्क के अंदर प्रोडक्ट्स जाते थे। तो इन्होंने बेकरीज़ को तोड़ दिया और इन्होंने बड़े बड़े घर डिमोलिश कर दिए, और ये तासुर दिया कि हम मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये फायदा हुआ उनको। और फिर मोदी साहब ने भी भोपाल में जाकर 3-4 महीने कबल जो जिस तरह से अटैक किया था मुसलमानों के ऊपर में, और ये कहा था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई है। और अब आप इसको ये मान के चलिएगा कि ये जो नफ़रत की फ़िज़ा इन्होंने पैदा कर रही है, इसको अगर काउंटर नहीं किया गया, और हम अफसोस की बात ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी ये समझा कि शायद सॉफ्ट हिंदुत्व ही हमारे लिए भी मुनासिब है, तो उन्होंने वो सब हरकतें की। यानी ये कि आपके ये जो
बीजेपी कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं उन्होंने वहाँ से सोने की ईंटें भेजी है राम मंदिर की तामीर के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में एक ये पहलू आइंदा पार्लियामानी इलेक्शन में भी रहेंगे। और मुझे अंदाज़ा है कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं उसके बाद ये जो हिंदुत्व का कार्ड है और हिंदू राष्ट्र की बातें हैं और मुसलमानों को एक तरह विलेन बनाने की कोशिश है, ये और ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। तीसरी बात ये कि ये दोनों रियासतों में यानी आपके छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी ये गहलोत साहब ने जो पुराने अपने मिनिस्टर्स और पुराने एमएलए जो बदनाम हो चुके थे, जिनकी साख ख़त्म हो चुकी थी आवाम के अंदर में, उनको टिकट देने पर इसरार किया। जबकि मेरा अंदाज़ा है कि कांग्रेस की लीडरशिप चाहती थी कि चेंज हो, टिकट देने पर इसरार किया और उन्हीं लोगों को रिपीट किया। और वहाँ दोनों जगह पे जो कांग्रेस में भी ज़ाहिर है कि दो ग्रुप है, गहलोत का एक ग्रुप है और एक सचिन पायलट का ग्रुप है, और वहाँ भी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी बघेल के मुकाबले में एक ग्रुप वहाँ मौजूद है और वो भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार। अब जाहिर है कि इस मौके पर एक तरफ तो कांग्रेस ये कर रही है कि उसके यहाँ जो दिग्गज लोग थे, सिंधिया थी राजस्थान के अंदर और उधर अशोक चौहान, शिवराज चौहान थे, उनके मुकाबले में उनको कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया, बल्कि कहा प्रोजेक्ट कोई और भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है गहलोत का इसरार ये था और उधर उनका इसरार ये था कि जैसा कि वही लोग चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो ये सब फैक्टर जो है वो कांग्रेस के इस बुरी हार के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, लेकिन आपने जैसे ही कहा कि भाई नफरत का मुकाबला नहीं किया गया, तो 2024 में भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान नफरत के बाज़ार में खोलने की कोशिश की थी, उसका ऐलान भी किया था कि हम तो मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए आए हैं। तो क्या लोगों को उस मोहब्बत की दुकानों में से माल खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है? देखिए, एक होता है आप पब्लिकली क्या क्लेम कर रहे हैं, एक होता है आप क्या तकरीरें कर रहे हैं, एक होता है आपने भारत जोड़ो यात्रा से क्या मैसेज देने की कोशिश की, और एक होता है जो आपकी रियासती लीडरशिप है वो किस नौयत से वहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन चला रही है। तो राहुल गांधी की बातों का तो वहाँ पे कोई असर था ही नहीं इस रियासती कैंपेन के अंदर, चाहे वो राजस्थान में हो रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रही हो। मध्य प्रदेश में तो खुल्ला सॉफ्ट हिंदुत्व, बल्कि ये साबित करने की कोशिश करी कि हिंदुत्व के मामले में हम बीजेपी से बेहतर हैं। तो ये कहना कि आप मोहब्बत की दुकान, तो सिर्फ खाली तकरीरों से, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। जब आप कैंडिडेट के इंतखाब में भी और अपने स्टार कैंपेनर के तौर पे भी उन लोगों को इस्तेमाल करें जो हेट कैंपेन चला रहे हैं पूरे मुल्क में और मुसलमान के खिलाफ मुसलसल बोल रहे हैं, तो फिर वो नफरत मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? तो लोगों को लगा कि आपके बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। तो राहुल गांधी ने ये हार के बाद जो बयान दिया है कि हमारी नज़रियाती लड़ाई जारी रहेगी, तो नज़रियाती लड़ाई क्या वो सिर्फ उनकी स्पीचेस की हद तक है और नीचे की सतह पर उसका कोई असरात नहीं है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब तक कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अपनी रिवायती यानी पॉलिसी पर, सेकुलरिज्म की और सबको साथ लेके चलने की रिवायती अपनी पॉलिसी पर वापस नहीं लौटती, सिंसियरली सेकुलरिज्म की तरफ वापस नहीं लौटती सिंसियरली, तो अगर वो ये समझती कि बीजेपी मुकाबला करने के लिए नर्म हिंदुत्व ही चलेगा, तो अगर किसी को हिंदुत्व ही सिलेक्ट करना है तो वो हार्ड हिंदुत्व सिलेक्ट करेगा, नर्म हिंदुत्व के चक्कर में क्यों पड़ेगा? ये तो सवाल ये पैदा होता है ना कि अब बीजेपी ने एक ये नैरेटिव सेट कर दिया है, ये परसेप्शन भी बना दिया है कि अब बग़ैर हिंदुओं, वो बग़ैर मुसलमानों के भी, यानी हिंदुओं के वोटों से भी सरकारें बनाई जा सकती है। तो अब जब हिंदुओं का ही वोट लेना है तो उसके लिए सेकुलरिज्म की या मुसलमान को साथ लेकर चलने की तो कोई वजह समझ में नहीं आती। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप कहते हैं कि बीजेपी ने ये एक तरह से सोसाइटी को पूरी तरह डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कैसे नहीं है? हर चुनाव में तो यही नहीं, चुनाव के नतायज को सिर्फ सीटों पर नहीं देखना चाहिए, चुनाव के नतायज को देखना चाहिए वोट के ऊपर में। ये तो दिल की तसल्ली नहीं, दिल की तसल्ली नहीं, वोट ज़्यादा हैं। नहीं, हमारे वोट का मसला नहीं है। देखिए, अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में सिर्फ 2% का इधर उधर हुआ है वोट, और राजस्थान के अंदर ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो ये था कि साहब आपने जो लिंचिंग के जो लोग यानी मुतासिर हुए थे उनके तई आपका रवैया बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। दूसरी बात ये कि आपके इल्म में ये बात होगी कि जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था, जयपुर बम ब्लास्ट में उस सब का एक्विटल हो गया जो मुसलमान थे, और कई सालों के बाद ये साबित हुआ कि पुलिस ने धांधली की है
और अदालत ने बहुत वाज़ेह तौर पे बात कही थी कि पुलिस के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन गहलोत साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने वो इसको स्टक डाउन करवा दिया पुलिस वाले मामले को। तो ये गया मुसलमानों के मैसेज कि एक अदालत आपको क्लीन चिट दे रही है और कह रही है कि गलत तरीके से फंसाया गया और पुलिस को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रही है, और आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आके जो है उस मुकदमे को पलटाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू वोट बचाने के लिए किया नहीं तो हिंदू, और देखिए हिंदू ये कहना कि सबके सब हिंदुत्व के रंग में रंग गए हैं, ये गलत है। इस मुल्क की अक्सरियत आज भी, इस मुल्क की हिंदू अक्सरियत आज भी हिंदुत्व के साथ नहीं है। लेकिन देखिए एक मतलब और भी होता है, ये बीजेपी जो है ना बहुत सारे और कार्ड खेलती है। अब एक मसला ये था कि भाई राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सीटें मांगी थी। अगर कांग्रेस उनके साथ एडजस्ट कर लेती तो कम से कम वो जो वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, वो उनके साथ आ जाता। लेकिन वहाँ भी आपने ये कंप्रोमाइज़, चंद सीटों में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने के तैयार हुए हैं आप। तो जब मुकाबला इस नौइयत का हो जिसमें एक बड़े दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, तो जितने भी छोटे छोटी पार्टियां उनको सबको साथ लेने की कोशिश होनी चाहिए। जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने इस रियासती इंतखाबात में की, अगर यही गलतियां वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में रिपीट करेंगे सबके सब मिलकर, कि अभी आप देखिए एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस में कौन मेजर पार्टी हम सब जानते हैं, बाकी पार्टियों की हैसियत ये भी हम जानते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो इंडिया अलायंस बनाया, अब जो बनाया है 2024 के लिए, वो इनके मुकाबले में यानी इन्होंने एनडीए ने जो बनाया अलायंस, उसके अंदर 28 पार्टियों को लिया है और 28 में से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास ना एमपी है ना एमएलए, लेकिन उनका एक साइजेबल वोट है, उनकी कास्ट के लोग मौजूद हैं, उन सबको साथ लेने की कोशिश की। एक कार्ड और इन्होंने खेलने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने, वो कास्ट कार्ड था, ओबीसी कार्ड था कि ओबीसी सेंसस हम करवाएंगे जब हम पावर में आएंगे। कार्ड नहीं चला। वो कार्ड क्यों नहीं चला, ये बात भी गौर करना चाहिए आपको। होता ये है कि आप एक तरफ तो कार्ड खेलते हैं और एक तरफ बीजेपी दिखाती है कि ओबीसी को हम गवर्नेंस में शामिल कर रहे हैं। ओबीसी के कई मिनिस्टर्स को या ओबीसी के कई लोगों को सामने लाया। खुद मोदी साहब अपने आप को ओबीसी प्रोजेक्ट करते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को ओबीसी प्रोजेक्ट करते हैं। तो ओबीसी को जब ये लगता है कि हम पावर शेयर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें बेमाना होकर रह जाती है। आखिरी सवाल, ये जैसे तेलंगाना में हुआ, ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ बीआरएस के से कांग्रेस में, तो वो एक अलग बहस है कि क्यों शिफ्ट हुआ, क्या हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि अब लोकसभा इलेक्शन सामने खड़ा हुआ है, 2-3 महीने की बात है। इन इंतखाबात के नताइज से मुसलमानों के लिए क्या मैसेज है, और वो 2024 में अपनी स्ट्रेटजी को क्या इन इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर तय करेंगे, या मुस्लिम लीडरों के सामने कोई रास्ता नहीं है और वो एक अंधी गली में है। देखिए, मुस्लिम लीडरशिप को जो है इस मामले में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सिर्फ ये एक ही एजेंडे पे काम करते हैं, वो एजेंडा ये कि मुसलमान ज़्यादा वोट करें और सेकुलर ग्रुप के हक़ में वोट करें। लेकिन आप सेकुलर पार्टियों से कोई बात नहीं करते हैं। सेकुलर पार्टियों से कोई ये बात कि भाई आप अपनी पार्टियों की रविश को बदलिए। आप ये लड़ाई जो है वो हिंदुत्व वर्सेस सेकुलर वैल्यूज़ की लड़ाई है, सेकुलर अक़दार की लड़ाई है। तो आप अपना जो वज़न है वो सेकुलर वैल्यूज़ और सेकुलर अक़दार के में ही पल्ले में डालिए। ये जो आप इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, इससे आपकी पोजीशन न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो एक बात तो ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिम लीडरशिप को समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम लीडरशिप को आरजेडी और जेडीयू से और टीएमसी से और उधर आपके एनसीपी से साफ साफ बात करनी चाहिए कि भाई ये कांग्रेस, अगर 2024 का इलेक्शन भी आप सेकुलरिज्म के बजाय हिंदुत्व के और सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर लड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें भी आप अपने यहाँ के क्लीन और सही चेहरों को नहीं लाएंगे, तो यही हश्र होने वाला है। इसलिए देखिए, मसला सिर्फ मुसलमानों का ये नहीं है कि वो इन पार्टियों के हक़ में बड़ी तादाद में अपना वोट ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन अगर दूसरा ग्रुप नहीं आएगा इनके तरफ में, दलित नहीं आएंगे इनकी तरफ में, ओबीसी नहीं आएंगे इनकी तरफ में, दूसरे तबकात के लोग नहीं आएंगे, तो सिर्फ मुस्लिम वोट की बुनियाद पर नहीं जीतने वाले लोग। ये थे WPI के सदर डॉक्टर कासिम इलियास साहब। इन्होंने अपने नज़रिए के मुताबिक जो तज्ज़िया पेश किया है, आप कहाँ तक इससे मुतफ़िक़ हैं, इसके बारे में अपने तबसरे से ज़रूर आगाह करिएगा।
और बहरहाल मशवरे अच्छे हैं, लेकिन इन मशवरों पर कौन अमल करता है? क्या सेकुलर पार्टियाँ अमल करती हैं या खुद मुस्लिम जमातें अमल करती हैं? जो डॉक्टर साहब ने एक मुख्तसर सा लाएअमल पेश करने की कोशिश की है, इसलिए कि मुस्लिम जमातों में भी खुद आपस में इत्तेहाद नहीं है और वो खुद एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं होती हैं। इसलिए दूसरों को ये कहना कि वो मुश्तरका तौर पर इस तरह का कोई काम करें, ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। उम्मीद है कि आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई। आज के लिए बस इतना ही।